आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फर्स्ट रमज़ान 2024 है और हम बात करेंगे शुगर पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुगर का कि शुगर क्या है, पाकिस्तान में शुगर पेशेंट कितने हैं, शुगर के टाइप्स कितने हैं, रोज़ा किसको रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। रोज़े के बाद हम ये डिस्कस कर लेंगे कि दवाई किस तरह से खाएं और आखिर में रोज़ादार सहरी इफ्तारी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान दुनिया में शुगर में तीसरे नंबर पर है, जी थर्ड नंबर। चाइना इंडिया के बाद हमारा नंबर है और पाकिस्तान में शुगर के पेशेंट इस वक्त 3,30,00,000 हैं, यानी कि 27 से 28% शुगर पेशेंट हैं। तो आप ये इस तरह अगर ले लें कि हर 100 में से 28 बंदों को शुगर है। शुगर कितने टाइप की होती है? शुगर कई टाइप की होती है, लेकिन मशहूर जो टाइप 1, टाइप 2 और अब ये शुगर क्यों होती है थोड़ा सा ये बता दूं। लेफ्ट साइड पे हमारे यहाँ बिल्कुल पसलियों के नीचे मैदा होता है, स्टमक के नीचे होता है पेनक्रियास, जिसको लबलबा बोलते हैं। इसमें एक सेल होता है बीटा सेल और वो इंसुलिन बनाता है। कुदरत ने केमिकल का सिस्टम रखा है ना, तो शुगर असल में केमिकल की कमी की वजह से होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये शुगर इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर बीमारी हो जाती है, या समझ लो कि एक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये खुद बीमारी नहीं है। हाँ, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन किसी को शुगर हो गई है तो कोई मसला नहीं है, कंट्रोल रखेगा, कोई बीमार नहीं है, वो कुछ भी नहीं है उसको। इस लबलबे का काम है इंसुलिन बनाना। बीटा सेल का इंसुलिन हमारे खून में ये छोड़ता है और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है शुगर के लिए, और शुगर वो हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है ख़त्म करने। अब डेफिनेटली जब ट्रांसपोर्ट कम होगा, इंसुलिन कम होगी, तो शुगर वहीं रह जाएगा खून में। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जब हड़ताल हो जाती है तो क्या है, स्टॉप पे रश लग जाता है लोगों का और ट्रांसपोर्ट होती नहीं है। तो इंसुलिन भी ऐसे ही ट्रांसपोर्टर है। टाइप 1 डायबिटीज ये होती है कि उनका लबलबा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का काम कर रहा होता है, तो उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है। इंजेक्शन के जरिए से प्योर इंसुलिन लेनी पड़ती है। थोड़ा बहुत लबलबा काम कर रहा है तो इंसुलिन के साथ दवाई लेनी पड़ती है। अगर वो 50-50 है, यानी बना तो रहा है लेकिन सफिशिएंट इतनी नहीं बना रहा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करे, तो ये टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है, और ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इसके पेशेंट हैं। अब टाइप 2 जो डायबिटीज़ है ये होती है 40 साल की उम्र के बाद। अब तो बहुत पहले भी होने लग गई है। शुरू में जो होती है अर्ली एज में, शुरू में जब यंग एज में होती है, बचपन में होती है, तो ये टाइप 1 होती है। इंसुलिन लबलबा बना ही नहीं रहा होता, तो ये सामने आ जाता है बहुत ज़्यादा है और लबलबा काम नहीं कर रहा। लेकिन 40 ईयर्स के बाद जो होती है वो टाइप 2 होती है कि लबलबा काम तो कर रहा है 50-50 और 50% नहीं, तो वो फिर 50% क्या है, वो दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो इंसुलिन कवर की जाए। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये तो हमने ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए शुगर में या नहीं। अब शुगर कोई बीमारी है नहीं, तो अगर किसी को शुगर है तो वो रोज़ा रखे भाई, क्यों नहीं रखे रोज़ा? बिल्कुल रखे रोज़ा। रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर पूरे साल नफली रोज़े रखेगा तब भी एक फ़र्ज़ रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसको कॉम्प्लिकेशन आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं,
फिर वो डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रखेगा और उसको कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। जो आराम से रोज़ा रख सकते हैं उसमें यंग एज है, फिजिकली मेंटली फिट है, जवान है, मर्द व ख़वातीन बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। शुगर उनकी कंट्रोल हो रही है, दवाई खा लेते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहती है। और अगर वो टैबलेट खा लेते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक रहती है। कुछ ऐसे कि बगैर टैबलेट खाए भी अगर वो परहेज करते हैं तो बिल्कुल ठीक रहती है, तो वो बिल्कुल रोज़ा रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदे को अपनी कंडीशन पता होती है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। और दूसरा, जो रोज़ा नहीं रख सकते उसमें आ जाते हैं, अगर आपको बाईपास हुआ है, दिल का मसला है और शुगर है, नहीं रख सकते हैं। शुगर है और आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर आपका डायलिसिस हो रहा है, आप नेफ्रॉन काम नहीं कर रहे, या आपके फालिज के असरात आ रहे हैं, तो या बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, या ऐसे लोग जो फिजिकली एक्टिविटी बहुत करते हैं और शुगर के पेशेंट हैं, जैसे मजदूर है, और ऐसे लोग जिनकी शुगर लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है, वो तो बेहोश हो जाते हैं बेचारे, उनको फ़ौरन टॉफ़ी कोई चीज़ खिलानी पड़ती है मीठा। तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो डॉक्टर उनका बताएगा, जो डायबिटोलॉजिस्ट है या फैमिली फिजिशियन है, वो बताएगा कि यार आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, किस तरह से करना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से वो रोज़ा रखें। लेकिन अगर आप विलिंग हैं और आप बेहतर महसूस करते हैं, डॉक्टर से मिलके आप अपनी डाइट वाइट सब चीज़ें चार्ट बनाएं और अपनी मेडिसिन एडजस्ट करें और उसके बाद आप रोज़ा रखें। अब रोज़े के रखने के बाद रोज़ेदार को दवाई कैसे खानी है? देखें, मेरे रब का बड़ा करम है और इसकी फजीलत ये है, रोज़े की बरकत से शुगर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, एहतियात ये करनी होती है कि बहुत ज़्यादा नीचे ना आ जाए। तो जब भी रोज़ा रखेंगे, रोज़ेदार के लिए जो रोज़ा रख रहा है उसकी दवाई आधी हो जाती है, 50% ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अगर वो इंसुलिन ले रहा है बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, वो 70-30 ले रहा है, तो वो 30 और 16 या 15 पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी डोज ले रहा है वो उसकी आधी डोज लेगा। इसीलिए अगर टैबलेट ले रहा है अगर 4 mg तो 2 mg पे आ जाएगा, 1000 mg है तो 500, 850 mg है तो 400 mg, 450 mg पे आ जाएगा, या 500 mg की ले ले टैबलेट, तो ये आधी हो जाएगी दवाई। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुई है तो नुकसान क्या हैं? 4 नुकसान होते हैं शुगर कंट्रोल नहीं रहते तो, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। हाँ, ये डॉक्टर भी फंसता है, पता है, जैसे इमाम साहब अगर कोई गलती करता है तो मुक्तदी की नमाज तो हो जाती है, लेकिन उसका बर्डन इमाम साहब पे आता है। इसी तरह से अगर डॉक्टर ने कह दिया आप रोज़ा ना रखें और वो रखने के काबिल है, तो इसका सारा जो बर्डन है वो डॉक्टर के कंधों पे आ जाता है। तो डॉक्टर भी बड़ा सोच समझ के कहेगा कि भाई आप नहीं रखना। बहुत कम डॉक्टर हैं जो आप बोलेंगे कि नहीं रोज़ा नहीं रखें, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर मैनेज कर लेते हैं और अपने ऊपर वो बर्डन नहीं आने देते रोज़ा। 4 नुकसान कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर से आपको फालिज हो सकता है, अगर शुगर बहुत ज़्यादा रह रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका फालिज होता है। आँखें जो है आपकी कमज़ोर हो सकती है, इसको बोलते हैं, जो दिमाग है इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। आपके हाथ पाँव में जलन और बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आग लग रही है और आपको फालिज के असरात होने लग जाते हैं, क्योंकि आसाबी सिस्टम आपका तबाह होने लगता है। फिर है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपकी नज़र कमज़ोर होने लगती है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपके जो गुर्दे हैं उसकी जो बारीक बारीक छन्नियाँ हैं, 1.3 मिलियन ईच किडनी होती है, दोनों की किडनी में 1.3 मिलियन वो छन्नियाँ होती हैं। आप सोचें एक गुर्दे में, और वो 1 मिनट में 1 ml वो आपका खून से पेशाब छानती हैं। अगर वो डिफेक्ट उनमें आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर छान छान के, तो जाहिर सी बात है वो छन्नियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपके गुर्दे ख़राब। आजकल ज़्यादातर जो शुगर के पेशेंट हैं उनके जो डायलिसिस हो रहे हैं, शुगर के पेशेंट्स के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, वो बिल्कुल गुर्दे के मरीज़ बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वे शुगर कंट्रोल नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता उनकी छन्नियाँ ख़राब हो जाती हैं। और चौथा, आपको अटैक आ सकता है। आपके जी दिल की जो नालियाँ हैं, बिल्कुल बारीक बारीक नालियाँ, जहाँ भी बारीक नालियाँ, देखें दिमाग में बारीक नालियाँ प्रॉब्लम हो रही है,
बारीक नाली, बिल्कुल नसें बारीक हमारी आंखों में, उसमें प्रॉब्लम, बारीक नेफ्रॉन्स हैं। इसी तरह बारीक जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको अटैक आ सकता है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आप रखें, हमेशा कंट्रोल रखें। इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी कि शुगर क्या है और क्यों होता है, वजूहात, उसका ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हम आज बात कर रहे हैं रोज़ेदार के हवाले से। अब रोज़ादार जो सुबह निहार मुँह दवाई खाता है तो उसको आप कन्वर्ट कर दें क्या कहते हैं, इफ्तार के टाइम, निहार मुँह की इफ्तार के टाइम खा लें। और वो जो रात को दवाई खाते हैं वो दवाई सहरी के टाइम कर दें आप। तो इंशाल्लाह ताला पहले मैंने डोज पहले ही बता दी कि सब दवाई को आदि कर देंगे एमजी, वो डॉक्टर को आप बोलेंगे तो वो आपको एडजस्ट कर देगा। लेकिन आप खुद ही अगर आपको पता है कि 70 लग रही है तो 35-30 कर दें, और अगर आपको 30 जो लग रही है, 70-30 ज़्यादातर लगती है इंसुलिन, उसका आधा कर दें, 4 mg 2 mg कर दें, मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि रोज़ादार को खाना क्या चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है। रोज़ेदार 4 फ्रूट नहीं खा सकता, बाकी सारे फ्रूट खा सकता है, और फ्रूट खाएगा, वरना रोज ड्रिपें कौन लगाता रहेगा और किस तरह से एनर्जी बूस्ट करता रहेगा। 4 आम, केला, चीकू, अंगूर, ये नहीं खाएगा। बाकी आप फ्रूट चाट खा सकते हैं, 1 प्याली छोटी, दस्तरखान पे फ्रूट चाट रखी होगी, आपका दिल चाहेगा कि मैं भी फ्रूट चाट खाऊं, हाथ तो नहीं रुकता। आपकी फ्रूट चाट में जो हमारे यहाँ रवाज होता है कि उसके अंदर जी मीठा डालते हैं, चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं, शुगर फ्री। आप उसमें मसाला हल्का फुल्का डालें, ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि फास्टिंग होता है, मैदा आपका जो है वो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, मैदा खराब हो सकता है। हल्की फुल्की जायके के लिए डालना चाहे तो डाल लें। 1 छोटी प्याली आप बिल्कुल फ्रूट चाट खा सकते हैं, उसमें ये 4 फ्रूट नहीं होने चाहिए जो मैंने बताए, और शुगर फ्री होना, शुगर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। खजूर खा सकते हैं आप, 1 रोज़ा इफ्तार करें, सुन्नत रसूल, खजूर खाएं आप, रोज़ा खजूर से इफ्तार कर सकता है, 1 खजूर। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, नवाजा है, और आप अजवा खजूर अफोर्ड कर सकते हैं, अब तो इंपोर्ट होती है मदीने से, एक तो उसकी निस्बत बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और दूसरा मेडिकल ये है कि अजवा खजूर मीठी कम होती है, तो कम मिठास की वजह से वो 3 से 4 खजूरें भी आप खा सकते हैं। उसके बाद है कि वो 1 छोटी प्याली आप फ्रूट चाट ले लें, 4 फ्रूट के अलावा फ्रूट चाट बना के, और उसके बाद आप चपाती खा लें आप, वो भी मगरिब नमाज पढ़ने के बाद। अगर आप उसी टाइम चपाती खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप खजूर से इफ्तार कर लें, उसके बाद 1 छोटी प्याली आप फ्रूट चाट खा लें बगैर शुगर के। उसके बाद आप दूध पी लें, मलाई के बगैर, अच्छा उबला हुआ हो, कच्चा दूध तो बिल्कुल सही नहीं है, उबला हुआ हो, ठंडा करके, मलाई उतरी हुई हो तो वो ले लें, या सादा पानी ले लें, शरबत वगैरह नहीं। अगर 1 पकौड़ा खा सकते हैं या 2 पकौड़े भी खा सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर आप समोसा लेना चाहें आधा, वो भी आप खा सकते हैं। उसके बाद आप और कुछ नहीं लें, ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो मगरिब भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद आप नमाज़ पढ़ें और उसके बाद 1 चपाती और सालन ले लें। जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो पूरा मेन्यू बना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूँ। तो चपाती घर में जो भी सालन बना हुआ है, लेकिन सालन कोशिश करें कि बड़ा गोश्त नहीं खाएं आप, फ़िश खाएं, और सब्जियां ले लें, दालें ले लें, और ऑयल फ्री बनाएं, या ऑयल इतना हो हस्बे जायका, बस ज़्यादा ऑयल नहीं हो और डीप फ्राई चीज़ें नहीं हो, शोरबे वाली बनी हुई हो, तो वो आप खाएं। सहरी में क्या करना है, सहरी में आपने दही लाजमी लेनी है, 1 कप दही ले लें बगैर मलाई के वो भी, और 1 चपाती ले लें, ये सफिशेंट है। इंशाल्लाह ताला आपके रोज़े अच्छे गुजरेंगे। उम्मीद है कि आप सुकून से रोज़े रखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, या बहुत अच्छी बात लगी हो, कुछ कहना चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।